लेकर पुलिस। अवनी अग्रवाल कौन है? उन्हें तुरंत बुलाइए। इंस्पेक्टर के मुंह से अवनी का नाम सुनकर गायत्री देवी गुस्से से लाल हो गई। अवनी! दादी की आवाज सुनकर अवनी दौड़ी दौड़ी आई और वहाँ पुलिस को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ इतनी सुबह? क्या हुआ? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने सुना इस घर में चोरी की इंपोर्टेड कार आई। ये सुनते ही अवनी समझ गई कि इंस्पेक्टर कल रात गौतम की लाई हुई कार की बात कर रहा है। हाँ, कार तो आई है, पर वो मेरा हस्बैंड गौतम लेकर आया था। हमें खबर मिली कि उस कार की कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा है। तो कितना कमाते हैं आपके पति महीने का? वो लुच्चा 2 कौड़ी का घर जमाई अब चोरी भी करने लगा। अग्रवाल परिवार के मुंह पे काला पोत दिया तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर। इंस्पेक्टर, इसका पति अनपढ़ है, कुछ करता धरता नहीं है। तो ऐसे बेरोजगार फटीचर और अनपढ़ आदमी के पास 50 करोड़ की कार कहाँ से आई? वो अपने दोस्त से उधार मांग कर लाया था। क्या कहा? उधार? ऐसा उस फटीचर का कौन सा दोस्त है जिसके पास 50 करोड़ की कार है? अगर है भी तो इतनी कीमती कार कौन किसी को उधार देता है? तो उसका नाम बताओ उस अमीरजादे का जिसने 50 करोड़ की कार उस 2 कौड़ी के आदमी को उधार दे दी। दादी की ये बात सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गई कि गौतम ने जरूर कोई गड़बड़ की है। आज तक अवनी ने इतना गिरा हुआ महसूस नहीं किया था। उसका नाम, उसके दोस्त का नाम मुझे नहीं पता। तो फिर चाहिए अपने पति को बुलाइए। शेरा, जाओ जाके उसको ढूंढ के लाओ। अवनी को ये सब देखकर बुरी तरह घबराहट हो गई। कहीं नहीं मिला दादी साहब। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है ये दोनों पति पत्नी मिलकर चोरी का काम करते हैं। अग्रवाल परिवार के नाम पर ये लड़की कलंक है। इंस्पेक्टर, लेके जाइए इसे। और जब इसका भीख मंगा पति आएगा तो मैं खुद उसे थाने लेके जाऊंगी। कांस्टेबल, ले चलो इन्हें। नहीं, दादी प्लीज, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं चोर नहीं हूँ। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिएगा। ले चलो। प्लीज प्लीज दादी। अवनी की ये हालत देखकर नील और शनाया हंस रहे थे। उनके चेहरे की खुशी देखकर अवनी समझ गई कि ये सब उन लोगों का ही किया धरा है। लेकिन उन लोगों से ज्यादा गुस्सा उसे गौतम पर आ रहा था। दादाजी की शर्त ड्राइवर में इन सब जंजाल के खत्म होती ही मैं गौतम को तलाक दे दूंगी। तभी कांस्टेबल ने अपने कंप्यूटर पर कुछ ऐसा देखा जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत इंस्पेक्टर के पास दौड़ा और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। ये सुनकर इंस्पेक्टर खुद तेज कदमों से कंप्यूटर की तरफ बढ़ा और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। अरे तेरी लग गए पाए, ये तो राठौड़ राज परिवार की गाड़ी है। जल्दी से बड़े साहब को इन्फॉर्म कर। चल। अब तो तुम भगवान को याद करना शुरू कर दो। राठौड़ राज परिवार की पूरे राजस्थान में बहुत इज्जत थी। उन लोगों का नाम सुनकर अवनी के पसीने छूट गए। राठौड़ राज परिवार, और अब तक एक भी कंप्लेंट नहीं। लगता है अग्रवाल फैमिली का वक्त आ गया है। वहीं दूसरी ओर गौतम जब घर लौटा तो अवनी को ना देखकर उसे अजीब लगा। ये अवनी कहाँ चली गई? आज मुझे ऑफिस पहुंचाने के लिए भी नहीं बोला, फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ जा सकती है? इसी अफरा तफरी के बीच नील अपने नए अंदाज और शातिर मुस्कान के साथ वहां पहुंचा। उसकी आंखें सीधा गौतम पर टिक गई, जैसे किसी शिकारी ने अपने निशान को पहचान लिया हो। अरे गौतम, क्या हुआ? अवनी को ढूंढ रहे, लेकिन उसे तो पुलिस पकड़ नहीं रही है। पुलिस? बाल आ गए कैसे? किराया से। टेक द फ्री हेयर टेस्ट। अब तेरी सुहागरात नहीं होगी। एक हाथ निकला और उसने नील को अंदर खींच लिया। अघोरा ने उस
किस जुर्म में? तुमसे शादी के जुर्म में। बेचारी अब सच सच बता किस जुर्म में? वो कल रात तुम जो कार लेकर आए थे ना, उसकी चोरी के जुर्म में। कल रात मैंने देखा कि तुम जैसे भिखारी के पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे आ सकती है, तो मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और सुबह सुबह पुलिस आकर अवनी को पकड़कर ले गई। हरामजादे। तुमने अच्छा नहीं किया। जब तक तुम लोग मेरी भी इज्जत कर रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी बीवी के साथ मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। देख देख अब मैं अग्रवाल फैमिली के साथ क्या करता हूँ। नील, तू उसकी बातें क्या सुन रहा है? इसे पकड़ और थाने लेके जा। इसने हमारे परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा है। हाँ चलो, सब चलो। तुम लोगों को भी अंदाजा होना चाहिए कि अवनी के साथ ये सब करके तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती करी है। और दादी साहब नील और शनाया को साथ लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गई, जहां सच और साजिश दोनों उनका इंतजार कर रहे थे। अरे बाप रे, तुरंत अवनी मैडम को छोड़ो। हे भगवान, उन भाई बहन और उस बुढ़िया की बातों में आकर हम कितनी बड़ी भूल कर बैठे। अरे चीफ मिनिस्टर साहब का फोन था। अवनी मैडम की गिरफ्तारी पर पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया है। अवनी मैडम, हमें माफ कर दीजिए मैम। अब चीफ मिनिस्टर साहब से कहकर हमारी नौकरियां बचा लीजिए, नहीं तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। मैडम माफ कर दीजिए। अब इंस्पेक्टर साहब, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं चीफ मिनिस्टर को जानती भी नहीं हूँ। अवनी मैडम, शायद आप नहीं जानती होगी, पर आपके पति जानते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि आज वो जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ आपके पति की वजह से। मैम, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। अपने आप को मार रहे तो माफ कर दीजिए मैम, माफ कर दीजिए। अभी ये सब बात चल ही रही थी कि नील गौतम के साथ थाने पहुंच गया। उनके साथ दादी साहब भी थी। ये सब क्या हो रहा है? अरे इंस्पेक्टर, मैं चोर जमाई को पकड़ के लेकर आई हूँ, देखिए। इंस्पेक्टर की नजर जैसे ही गौतम पर गई, वो चौंक गया और गौतम के सामने जाकर झुक गया। आप छोटे को आप छोटे को ऐसे? ओ इंस्पेक्टर, चोर को हुक्म क्यों कह रहे हो? अरे चुप कर बुढ़िया। मैं एक बार चीफ मिनिस्टर साहब के यहाँ पर सिक्योरिटी में लगा था, तो मैं इनसे मिल चुका हूँ। फिर इंस्पेक्टर ने गौतम के बारे में जो बताया, वो सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। जब गौतम का असली राज खुला तो पूरा पुलिस स्टेशन का मंजर बदल गया। एक पल में जहां गोली की आवाज गूंजती थी, वहां सब उसके सामने घुटनों पर गिर गए। इतने सालों से ये हमारे घर में नौकर बनकर क्यों रह रहा? गौतम जैसे ही थाने से बाहर निकला, एक लग्जरी कार आकर वहां रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग शख्स उतरे और उन्होंने गौतम के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स दिया। गौतम जल्दी जल्दी अवनी की दादी साहब गायत्री देवी के बर्थडे वेन्यू पर पहुंचा। अवनी ने उसे देखा तो चौंक पड़ी। यहाँ कहाँ से आ गए? चोर कहीं के। किससे छुड़ाया तुम्हें थाने से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते ना तो अच्छा होता। मैंने कोई चोरी नहीं की अवनी। ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था, पुलिस ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देकर आया हूँ। ठीक है ठीक है। कैसी सस्ती से गिफ्ट दिखाकर लेकर आए हो तुम? कितनी सस्ती पैकिंग है। छी। पैकिंग मैटर नहीं करती है, उसके अंदर गिफ्ट क्या है वो मैटर करता है ना। तुम देखोगे तो चौंक जाओगी। अरे दादी का गिफ्ट है, तुम क्यों खोल रही हो? उनको खोलने दो ना। फाइन, व्हाटएवर। लेकिन जब बाकी सब गिफ्ट दे रहे हो ना, तो तुम चुपके से अपना बॉक्स साइड में रख देना, ओके? पता नहीं दादाजी ने किस जन्म का बदला लिया मुझसे। मैं जैसे करोड़पति लड़की की शादी तुम जैसे गरीब के साथ करवा दी। ना पैसे है ना इज्जत। चले हम। खड़ी क्यों जाओ? थैंक यू बेटा। और तभी उस पार्टी में चार चांद लगाने आई अवनी की कजिन शनाया। एक्सपेंसिव ब्लैक ड्रेस पहने, हाथ में गोल्डन गिफ्ट लिए। जैसे ही उसने एंट्री ली,
पूरी पार्टी की नजर उसी पर टिक गई। सबके बीच से गुजरती हुई वो सीधा दादी सा की तरफ बढ़ गई। अरे शनाया, तुमको क्या जरूरत थी गिफ्ट लाने की? दादी क्या बात कर रहे हो? आपका बर्थडे और मैं खाली हाथ आ जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। देखो देखो, इम्प्रेस हो जाओगे। ऐसी बात है, फिर तो देखना पड़ेगा। आपका ट्रेड आपका प्रॉफिट, इसीलिए ग्रो पर ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल फ्री है विद 0 अकाउंट मेंटेनेंस। डायमंड पेंडेंट, इतना चमकीला हीरा अपने 75 साल की उम्र में तो मैंने पहली बार देखा है। शनाया बेटी, तुम तो इस घर की बेटियों से बिल्कुल अलग हो, समझदार और स्मार्ट। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। ऐसा बोलकर गायत्री देवी ने अवनी की तरफ देखा और अवनी ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। ये डायमंड पेंडेंट तो काफी महंगा होगा, है ना श्रेया? हाँ, पूरे 1.5 करोड़ का है। लगता है तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया। 5 लाख का पेंडेंट 1.5 करोड़ में बेच दिया। कुछ भी। और वैसे भी जो लोग खुद की जेब में 500 रुपए का नोट लेकर घूमते हैं ना, वो किसी और को लाखों करोड़ों का ज्ञान नहीं दिया करते। तू इस पार्टी को खराब करने आया, खुद तो निठल्ला है और डायमंड का दाम गलत बता के मेरी पोती को सबके सामने जलील करता है। दादी साहब, मुझ पे भरोसा नहीं है तो मिस्टर पारेख से पूछ लीजिए। वो तो राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट है ना। मिस्टर पारेख, देखिए और दाम बताइए। किसी ने नकली डायमंड को असली डायमंड की तरह तराशने की कोशिश की है। मेरी वर्षों की पारखी नजर धोखा नहीं खा सकती। किसी ने सनाया जी को ठग लिया है। अब किसी ने सनाया जी को ठगा है या फिर वो खुद बड़ा चढ़ा के इसके पैसे बता रही हैं, तो शनाया जी ही जाने। सनाया जी, अब आप बताएंगे कि मैं बताऊं? अरे मिस्टर पारेख, मैं ही बता देता हूँ। सॉरी, तुम्हारा पेंडेंट डायमंड का नहीं, कांच का है। तेरी इतनी औकात कि मेरी पोती के लिए बोले? तो क्या गिफ्ट लेके आया निठल्ले, वो बता। ये भी 2 कौड़ी का होगा। मिस्टर पारेख, मौका लगे तो इस तोहफे को भी परख लीजिएगा। आज से, बल्कि अभी से मैं इस अग्रवाल खानदान से सारे नाते तोड़ता हूं। दादी साहब, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला, वो आज ही घर छोड़ के जा रहा है। लेकिन एक दिन आएगा कि आप खुद अपने घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेंगे, तब बात करेंगे। अपने कहे इन शब्दों के गुरूर में गौतम पार्टी से चला गया। उसके इस तेवर से पार्टी में आए मेहमानों का मनोरंजन तो हुआ ही था, लगे हाथ अवनी की बेइज्जती भी हो गई थी। गौतम, लेकिन गायत्री देवी को पहली बार गौतम की बातों में एक रॉयल अंदाज दिखा था। गौतम को रोको कोई, गौतम को रोको कोई। अवनी के लिए दिल में प्यार था, इसलिए गौतम ने उसे माफ कर दिया। लेकिन बाकी परिवार और दादी सा के लिए उसके दिल में गुस्से की चिंगारी अभी भी जल रही थी। अगले ही दिन अपने जख्मों को मुस्कान के पीछे छुपाए और अपनी खटारा साइकिल उठाकर गौतम अवनी के दोस्तों को लेने एयरपोर्ट चला गया। प्लेन लैंड करे 20 मिनट हो चुके थे।
अवनी के दो दोस्त एयरपोर्ट पर गौतम का वेट कर रहे थे। यार रिया,